सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। तो आज आप लोगों के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी उसका रिजल्ट आज जारी हो चुका है। विज्ञापन संख्या 1/2023। इसमें टोटल 21,391 रिक्तियाँ थी और जिसका जो भी व्यक्ति सिलेक्टेड है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उनके परीक्षा फल का प्रकाशन आज कर दिया गया है। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं कि आपको क्या क्या करना है। पीईटी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी हुआ है कि नहीं, कब जारी होगा और पीईटी एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट पीईटी एग्ज़ाम में ले जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है, वो सारा चीज़ का डिटेल्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें वैकेंसी देख लेते हैं। सामान्य वर्ग का जो आपका वैकेंसी था 8556, EWS के लिए था 2140, SC के लिए 3400, ST के लिए 228, EBC के लिए था 3842, BC के लिए था 2570 और BCW इसके लिए 655। यानी कि टोटल वैकेंसी जो थी आपकी 21,391। इसी वैकेंसी के लिए यहाँ पर फाइट हो रही है। और याद रखिएगा जितने भी कैटेगरी हैं यहाँ पर उसमें सारे कैटेगरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है और FFW के लिए यानी कि फ्रीडम फाइटर के लिए 2% सीट आरक्षित है। यानी कि सारे सीट में महिला और FFW आएंगे। तो जहाँ पर आपका रिजल्ट होगा वहाँ आप देखेंगे कि कितने लोग जनरल में आपका सिलेक्टेड हैं। जनरल की महिला और जनरल में FFW वो दोनों का आपको अलग से दिया रहेगा कि कितने कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको 18,000 व्यक्ति फॉर्म भरे थे, 18,33,387, जिसमें से फ़ी जमा नहीं किए थे तो उनका आवेदन को रद्द कर दिया गया। अपूर्ण आवेदन था वो, जिसमें से आपको 17,91,231 आवेदन आपका सेलेक्ट हुआ और वैध आवेदन आपका 17,87,720 आवेदन आपका वैध था। यानी कि इतना आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, इतना एडमिट कार्ड आपका जारी हुआ 17,87,720, जिसमें से आपके कैंडिडेट जो उपस्थित हुए हैं 11,95,101। देखिए बहुत लगभग 6 लाख कैंडिडेट आपके एग्ज़ाम में उपस्थित नहीं हुए। ठीक, और जो भी उपस्थित हुए उसमें से 80 आदमी जो है वो कदाचार यानी कि एग्ज़ाम के समय में बदमाशी करते हुए पकड़ाए गए और प्राथमिकी के आधार पर छट गए 80 कैंडिडेट। और गलत रोल नंबर भरने और प्रश्न पुस्तिका नंबर गलत अंकित करने के कारण ये लोग हट गए वहाँ से। तो टोटल 511 कैंडिडेट छट गए। तो 11,94,590 कैंडिडेट वैध बचे। एक चीज़ और समझिएगा कि जिन भी कैंडिडेट का रोल नंबर एग्ज़ाम में जो पहला एग्ज़ाम हुआ था रिटन एग्ज़ाम 30% से कम मार्क्स रहेगा वो छट जाएंगे। ठीक है, ये आपका बिहार पुलिस हस्तक यानी कि PM रूल में आपका दिया हुआ है, पुलिस मैनुअल में, कि जिसका भी 30% से कम नंबर रहेगा वो छट जाएगा और फिजिकल PET एग्ज़ाम के लिए वो सेलेक्ट नहीं होगा, असफल माना जाएगा। ठीक, और याद रखिएगा जितना भी वैकेंसी है उसका 5 गुना कैंडिडेट को PET के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और ये याद रखिए फिजिकल एग्ज़ाम ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। यानी कि आप जो पहला एग्ज़ाम दिए रिटन एग्ज़ाम, रिटन के बाद होगा PET। रिटन एग्ज़ाम में आप कितना नंबर लेके आए हैं वो कोई वैल्यू नहीं रखता है। आपका PET यानी कि फिजिकल एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आएगा वो आपका सारा मेरिट डिसाइड करेगा। और फिजिकल में आपको रनिंग का, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का, सब का मार्क्स आपका फिक्स है। ठीक है, आप उसमें गोला फेंक है, सब में आप अपना नंबर अच्छा उठा सकते हैं और वो आपका मेरिट डिसाइड करेगा। इसलिए आप अभी से ही फिजिकल के एग्ज़ाम में लग जाइए। वो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको फिजिकल के लिए कैसे तैयारी करना है। ठीक, और लिखित परीक्षा जो हुई उसके आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्न है। वो देखिए आपको नीचे दिखाई देगा। यहाँ देखिए ये UR के लिए 42,780 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, EWS के लिए 10,700, SC के लिए 17,000, ST के लिए 1140, EBC के लिए 19,210, पिछड़ा वर्ग के लिए 12,850 और WBC के लिए
आपका 3275, यानी टोटल 1,06,955 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं पीईटी के लिए, फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब ये समझिए, ये जो जनरल का था, मान लीजिए जनरल का था, हम बताए थे कि जनरल का कैटेगरी में भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक पुरुष महिला और उसमें से भी 425 FFW। ठीक, तो ये सबका कैटेगरी वाइज दिया हुआ है आपका, जिस तरह यहाँ पे जनरल के लिए दिया हुआ है उसी तरह आपका EWS के लिए दिया हुआ है, पुरुष महिला और FFW। नीचे देखिएगा आपका टोटल 1,06,955 में से पुरुष जो है 33,710 और महिला 9,745 और फ्रीडम फाइटर 1055 और ट्रांसजेंडर भी सिलेक्ट हुए हैं 140। और ये याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर जो भी हैं वो ट्रांसजेंडर आपका पिछड़ा वर्ग में काउंट होते हैं, पिछड़ा वर्ग में। इनका फिजिकल एग्ज़ाम भी होगा तो वो पिछड़े वर्ग की महिला के अनुसार से होगा, ये भी आपको याद रखिएगा। जो पिछले वर्ग की महिला होंगी उनके अनुसार से इनका फिजिकल एग्ज़ाम टेस्ट लिया जाएगा ट्रांसजेंडर का। ठीक, तो देखते हैं इस बार कितने ट्रांसजेंडर सेलेक्ट होते हैं। और एक चीज़ समझते हैं, इसमें 2 पोस्ट है, एक तो गृह रक्षक का पोस्ट है और गैर गृह रक्षक का पोस्ट है। ठीक है, गृह रक्षक और गैर गृह रक्षक। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया, ये 33,710 और 19,745 पुरुष और महिला का, ये गृह रक्षक के लिए था। उसी तरह 33,730 पुरुष के लिए और 19,770 जो है वो महिला के लिए। ये है आपका गैर गृह रक्षक का, यानी कि आपका गृह रक्षक के लिए आपको जो है एक ट्रेनिंग में एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है और उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। वो सर्टिफिकेट आप जारी करेंगे तभी आप गृह रक्षक कहलाएंगे, गृह रक्षक के लिए एलिजिबल होंगे। याद रखिएगा, अगर गृह रक्षक का सीट खाली हो जाता है, जितना इसका वैकेंसी है, और अगर वो सीट खाली रहता है तो उस सीट पर गैर गृह रक्षक को भरा जाएगा, यही रूल कहता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं एग्ज़ाम में उनका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। चयन की अगली प्रक्रिया यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में चयनित 1,07,079 कैंडिडेट, इनका रोल नंबर आपको नीचे दे दिया गया है। ठीक है, और इतना ही कैंडिडेट का याद रखिएगा पीईटी के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, इतना ही कैंडिडेट का एडमिट कार्ड निकलेगा 1,07,079। और इसी कैंडिडेट में से आपका जितना सीट है उसको भरा जाएगा। याद रखिए, अब आपका फ़ाइट जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एग्ज़ाम के लिए है और आपको नौकरी लेने के लिए बस एक चरण बाकी है, फिजिकल एग्ज़ाम। चलिए अब आगे आते हैं। ये आपका रोल नंबर दिया हुआ है जो सेलेक्ट हुए हैं, और जो भी सेलेक्ट हुए हैं उनको बधाई हो, और आप फिजिकल के लिए आज से ही लग जाइए। चलिए अब आपको बता देते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, पीईटी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सम्मिलित होना और इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको पास करना है आगे पूरा प्रक्रिया में, तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईसी में आपको पीईटी में आपको सम्मिलित होना है, उसमें पास करना है। फेल कर जाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा वहीं पे। पीईटी की तिथि, समय और स्थान सूचना परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी, और ये रहा वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, और पीईटी का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड तिथि डेट निर्धारित होने पर परिषद की वेबसाइट इस पर उपलब्ध होगा। ठीक है, और स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, यानी कि आपको ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, साइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आगे पीईटी का जो एग्ज़ाम है उसमें डेट और समय, जो डेट आपका एग्ज़ाम का दिया हुआ है उसी पर आप पहुँचिए, उसके अगले डेट में पहुँचिएगा तो आपका कोई मतलब मान्य नहीं होगा, यानी और डेट एक्सटेंड भी नहीं होगा। यानी कि आप अगर सोचेंगे कि मेरा डेट बदल दिया जाएगा, ये समझ लीजिए आपको दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार और तिथि परिवर्तन का अनुरोध करना स्वीकार नहीं होगा। तो ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत कैंडिडेट क्या होता है, फिजिकल पीईटी की तैयारी करते हैं गांधी मैदान पटना में, या फिर जो अपने घर में भी तैयारी करते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, पीईटी से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले इंजर्ड हो जाते हैं, कोई पैर तोड़वा लेते हैं, किन्हीं का कमर में दर्द हो जाता है। ठीक है, तो वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, CSBC, ठीक है, या जहाँ भी है वो अपना रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद वो बोलते हैं कि सर मैं आज इंजर्ड हूँ, मेरा 1 महीना बाद या 10 दिन बाद एग्ज़ाम ले लिया जाए, रनिंग ले लिया जाए, लेकिन उन लोग को भगा दिया जाता है वहाँ से, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया है
कि आपको अवधि का विस्तार नहीं होगा। आप अगर इंजर्ड होते हैं, ये आपकी गलती है, आपको इंजर्ड नहीं होना है। इसीलिए आप पीईटी का तैयारी कीजिए शरीर को बचाते हुए, शरीर को बचाते हुए, ठीक है। अगर आप गलती करते हैं तो इस पॉइंट के चलते, ये जो 15 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर आपको दूसरा मौका नहीं देगा। एक चीज़ और समझिएगा कि महिला जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट महिला को रनिंग करने या फिजिकल एग्ज़ाम देने अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जब उनका पीईटी जब होता है उस समय उनसे एक डिक्लेरेशन भरवा लिया जाता है, डिक्लेरेशन, ठीक है, कि हर महिला से कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, ठीक है। अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, अगर वो फिजिकल एग्ज़ाम में जाती हैं तो उनके बच्चे को खतरा है, ठीक है। इसीलिए उनको इसमें पीईटी देने नहीं दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रेगनेंसी से बचना है इस पीरियड में अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो, ठीक है। आगे आते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी के अवसर पर सभी अभ्यर्थी को निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना। यानी कि जब जो आप ऑनलाइन आवेदन भरे थे, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है और निर्दिष्ट समय पर टाइम पर प्रवेश पत्र के साथ यानी कि एडमिट कार्ड के साथ वहाँ पहुँचना है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन है? आपका आधार कार्ड, वैध फ़ोटोयुक्त पहचान, पहला है आपका वैध फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र। फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और वोटर आईडी कार्ड हो गया। याद रखिएगा पैन कार्ड नहीं, पैन कार्ड मत ले जाइएगा, उसमें एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो है आपका, जैसे कि इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो तो वो आपका मैट्रिक या समकक्ष सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट के साथ साथ उसका मार्कशीट भी यानी कि अंक प्रमाण पत्र, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा मैट्रिक का और इंटर का, तो इंटर का भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र और क्या बोलते हैं उसका अंक पत्र यानी कि मार्कशीट। SC ST लोग के लिए जाति प्रमाण पत्र और स्थायी आवास प्रमाण पत्र। तो एक बात समझ लीजिए, बिहार में आरक्षण उसी को प्राप्त है जो बिहार का मूलवासी है, बिहार का मूलवासी है। यानी कि अगर कोई झारखंड का है या यूपी का है, अब वो बोलता है कि सर मैं झारखंड में SC हूँ या ST हूँ या OBC हूँ या जो भी हूँ, अब वो बिहार आके जॉब लेना चाहता है तो वो UR में फाइट करेगा, जनरल में फाइट करेगा, वो यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा। तो बिहार में आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको स्थायी आवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये समझिए स्थायी वर्ड क्यों यूज़ किया। एक अस्थायी आवास प्रमाण पत्र भी बनता है। अस्थायी जो होता है वो कि उसका वैलिडिटी होता है 1 ईयर, और स्थायी आवास प्रमाण पत्र का वैलिडिटी होता है लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर, ठीक है। यानी कि स्थायी आवास प्रमाण पत्र ही आपको दिखाना पड़ेगा। वो या तो आप रेवेन्यू ऑफिसर RO से लीजिए या SDO का, दोनों में से जो आपको दिखाना है वो आप यहाँ पर लेके जा सकते हैं। आगे आते हैं BC और EBC के लिए। आपको BC और EBC के लिए कौन डॉक्यूमेंट लेके जाना है? जाति प्रमाण पत्र और स्थायी आवास प्रमाण पत्र और एक नॉन क्रीमी लेयर का यानी कि NCL लेके जाना है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है। और बहुत कोई होता है जिसका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है वो आपका 1 वर्ष से ज़्यादा का हो जाता है, पुराना हो जाता है, 1 वर्ष से पहले का। तो आपको क्या करना है कि उस समय में एक डिक्लेरेशन भरना है, एक फॉर्म भरना है, फॉर्म आपका फॉर्म 18B, ठीक है, फॉर्म 18B। और ये फॉर्म 18B क्या करना है? ये घोषणा पत्र है, और इस घोषणा पत्र में क्या करना है? आपको लिखना है कि हाँ मैं अभी भी NCL में आता हूँ, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ। ये घोषणा पत्र करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपका जो NCL है वो 1 वर्ष से पहले हो गया। इसका 3 कंडीशन है NCL का। जाति प्रमाण पत्र, आपको जाति प्रमाण पत्र देना ही है। आय प्रमाण पत्र, आय आपका कितना होना चाहिए? 8 लाख या 7 लाख है, वो देख लीजिएगा कितना है। आय आपका 8 लाख से कम होना चाहिए और रेसिडेंशियल बिहार का होना चाहिए, तभी आपका NCL बनेगा। आगे आते हैं FFW के लिए। आपको प्रमाण पत्र FFW प्रमाण पत्र आपको देना होगा जो कि DM या प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा बना हुआ हो। याद रखिएगा इसमें आइडेंटिटी कार्ड यानी कि परिचय पत्र वैलिड नहीं होगा। FFW सर्टिफिकेट बनती है, आपका परिचय पत्र बनता है और आपका प्रमाण पत्र बनता है। सबसे पहले परिचय पत्र बनता है, आइडेंटिटी कार्ड, फिर प्रमाण पत्र बनता है। तो आपको परिचय पत्र लेके नहीं जाना है, वो वैलिड नहीं है, आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। आगे स्थायी आवास प्रमाण पत्र, इसके लिए भी आपको स्थायी आवास प्रमाण पत्र देना है स्वतंत्रता सेनानी के लिए। क्यों? क्योंकि आप बिहार के अगर आप निवासी हैं तभी ये आपका वैलिड है। अदर स्टेट के FFW यहाँ पर UR में काउंट होंगे, ठीक है, उनको FFW का लाभ नहीं मिलेगा। एक चीज़ और,
सक्षम प्राधिकार जो भी है वो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अगर ईडब्ल्यूएस आप बनवा रहे हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आपको 2022-23 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा, याद रखिए, क्योंकि वैकेंसी उसी समय का है। 1/2023 है ना, तो आपको 2022-23 का ही ईडब्ल्यूएस देना होगा, ठीक है, निर्गत प्रमाण पत्र। और इसके लिए भी आपको स्थायी आवास प्रमाण पत्र देना होगा। क्यों? क्योंकि आपको ईडब्ल्यूएस के लिए भी बिहार का आप ईडब्ल्यूएस हैं, बिहार के आप ईडब्ल्यू निवासी हैं, तभी आप बिहार में ईडब्ल्यूएस का लाभ ले सकते हैं, नहीं तो आप जनरल में काउंट होंगे। ट्रांसजेंडर के लिए आपको सक्षम प्राधिकार यानी कि डीएम के द्वारा ट्रांसजेंडर होने का पहचान प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक। और आपको स्थायी आवास प्रमाण पत्र, फिर यहाँ पे भी आपको स्थायी आवास प्रमाण पत्र। क्यों? क्योंकि आप बिहार के आप नागरिक होंगे, तभी आपको ट्रांसजेंडर में भी, मतलब बिहार के ट्रांसजेंडर को ही यहाँ पर नौकरी मिलेगा और दूसरे स्टेट के ट्रांसजेंडर को नहीं मिलेगा। आगे गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए हम बताए थे 2 पोस्ट है, एक गृह रक्षक, एक गैर गृह रक्षक। तो जो गृह रक्षक पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनको केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, उसका प्रमाण पत्र उनको देना होगा। और होमगार्ड का वैध आईडी कार्ड, उनको होमगार्ड का वैध आईडी कार्ड देना होगा। और स्थायी आवास प्रमाण पत्र उनको, यानी कि यहाँ का भी डोमिसाइल उनको देना होगा, ठीक। आगे आते हैं, आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी तो बता ही चुके हैं, SC ST BC EBC इस सब के लिए आपको, इसकी जो महिला अभ्यर्थी है, याद रखिएगा, कहीं की भी महिला अभ्यर्थी है, चाहे वो SC हो, ST हो, BC हो या EBC हो, इसके महिला अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उनका सर्टिफिकेट पति के नाम पर ना हो, पिता के नाम पर हो, पिता के नाम पर हो, ठीक। अब समझिए इसको समझिए, इसको क्यों, यहाँ देखिए, पिता के नाम पर निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम पर। ये वर्ड समझिएगा, 2 नंबर पॉइंट है। यानी कि अगर कोई BC EBC या SC ST का सर्टिफिकेट वो दिखाता है तो वो पिता के नाम पर दिखाए, पिता के नाम पर, ना कि पति के नाम। जैसे समझिएगा, झारखंड की कोई लड़की है, ठीक है, और बिहार में शादी कर ली, बिहार में शादी कर ली, यानी कि झारखंड की बेटी बिहार में बहू बन के आई, तो एक्चुअल रेसिडेंट तो वो झारखंड की है, तो उनके पिता का जो रेसिडेंशियल होगा वो झारखंड का होगा, तो वो बिहार में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगी। यानी कि झारखंड की बहू बिहार में आएगी तो वो जनरल में काउंट होगी, ना कि रिजर्वेशन का लाभ ले पाएगी, ठीक। उसी तरह ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में एक छूट दिया गया है। क्या दिया गया है? कि वो पति के नाम पर आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकती है, ठीक। यानी कि उसमें जो आप पूछता है कि जैसे आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है ना, आय प्रमाण पत्र, तो पूछती है कि पिता का आय दे कि पति का, तो वहाँ पर उसको पति का आय देना है, ठीक। लेकिन वो चाहे तो पिता का भी आय दे सकती है, अगर वो बोले कि हम पति के साथ नहीं रहते हैं तो पिता का आय भी दे सकती है, लेकिन अगर पति के साथ रहती है तो पति का आय उसको देना जरूरी है। एक चीज़ और, आय तो वो देगी पति का, ठीक है, लेकिन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पिता का देना होगा, पिता का देना होगा, मतलब प्रूफ करना होगा कि उसके पिता जो थे वो बिहार के थे, ठीक। वही देखिए यहाँ लिखा हुआ यानी कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दावा करने वाली विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पति के साथ रहने की स्थिति में उसके पति के स्थायी निवास से निर्गत होगा। यानी कि पति जहाँ रहते हैं वहाँ से उसका आय वाला प्रमाण पत्र निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। समझ गए? रेसिडेंशियल किसका देना होगा ईडब्ल्यूएस में? पिता का, और आय पति का, ठीक। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब बता दिए थे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है वो 2022-23 का लगेगा, पुराना वाला लेके। और याद रखिएगा नया भी बनवा लीजिएगा, नया भी बनवा लीजिए, ठीक है। और अगर अभी नया में कोई मान लीजिए 8 लाख पार कर गए हैं, मान लीजिए कि किसी का सैलरी 8 लाख से ज़्यादा हो गया है, तो मत बनवाइए, पुराना वाला से ही काम चल जाएगा आपका, नया वाला मांगेगा नहीं। अगला दस्तावेज सत्यापन, ये जो हम डॉक्यूमेंट आपको बताएं, जितना भी डॉक्यूमेंट है
वो आपका फिजिकल कराने के बाद उसी दिन संपादित किया जाएगा, या तो फिजिकल से पहले या तो फिजिकल होने के बाद। फिजिकल से पहले जनरली नहीं लेता है, क्योंकि हमारी फिजिकल से पहले ले लेगा तो अनावश्यक ज़्यादा लोग का उसको डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा। फिजिकल कराने के बाद लेगा तो जो छटाइल कैंडिडेट होगा उसका तो डॉक्यूमेंट चेक नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए फिजिकल करा लेगा। पहले आपका दौड़ करा लेगा, रनिंग के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक वगैरह करवा लेगा। जो छट जाएगा हटा देगा, जो बचेगा उसको लास्ट में उसका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, दस्तावेज सत्यापन। ठीक है, सभी अभ्यर्थी उनसे संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति अपने साथ जरूर ले जाएंगे। याद रखिएगा, सब डॉक्यूमेंट जो हम आपको बताए हैं वो ले जाइएगा, और उसके साथ एप्लीकेशन जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे थे वो एप्लीकेशन का फॉर्म भी ले जाइएगा साथ में। ठीक है, और याद रखिएगा आपको अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा, हम पहले बता चुके हैं। अगर आप बोलिएगा सर मेरा हड्डी टूट गया है, पैर में चोट लग गया है, इंजर्ड हो गए हैं, हमको अलग समय दीजिए, हम पहले बता चुके हैं समय आपको अलग से नहीं देगा। और महिलाओं को गर्भवती नहीं होना है, ठीक है, गर्भवती हो जाएंगे तो वहीं छट जाएंगे वो। ठीक है, और उनसे डिक्लेरेशन अगर छुपाएंगे कि हम गर्भवती नहीं हैं, बाद में कुछ भी होता है बच्चा के साथ तो आयोग जिम्मेवार नहीं है। दूसरा, निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परिषद तदनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट लेकर नहीं गए, बोलिएगा सर हमको 10 दिन का समय दे दीजिए, तो वो आयोग पर निर्भर करता है, वो परिषद पर निर्भर करता है कि वो आपको टाइम दे कि नहीं दे। वो चाहेगा तो आपको डायरेक्ट टाइम नहीं देगा। अब ये आपका था, जितना भी था इसमें कंडीशन वगैरह मैं आपको बता दिया। ये आपका रिजल्ट था, सारा रिजल्ट आपको देख लीजिए, जिसका सिलेक्शन हुआ वो कमेंट कीजिए। और एक काम और कीजिए कि आप पीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कल से ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, या हम तो बोलेंगे आज से ही अपना रूटीन बना लीजिए, प्रिपेयर हो जाइए। आपको तैयारी करना, अचानक से एडमिट कार्ड देगा और 15-20 दिन में एग्ज़ाम ले लेगा। इसीलिए आप इसमें हम एक वीडियो लाएंगे, अगला वीडियो, कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें। ठीक है, और इसका संपूर्ण जानकारी टोटल डिटेल बताएंगे आपको, और क्या क्या गलती नहीं करना है और क्या क्या गलती करते हैं लोग। मैं क्या गलती किया था, दरोगा में रह चुका हूँ तो मैंने फिजिकल तैयारी की है, लेकिन याद रखिए दरोगा का फिजिकल कंपैरेटिवली आसान होता है और इसका आपको फिजिकल टफ होता है। क्यों टफ होता है? क्योंकि आपका फिजिकल का ही नंबर मिलता है, तो वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा आपसे जो फिजिकल में आपसे ज़्यादा नंबर लेके आएगा। ठीक, इसीलिए आपको ये गलती नहीं करना है, फिजिकल तैयारी करना है और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाना है ताकि आपका मेरिट बन सके। तैयारी किए मेरिट ही नहीं बना तो क्या फ़ायदा। चलिए ठीक है, इतना ही था ये वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। धन्यवाद, और जो भी लोग सफल हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस।